हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की यूनिट नंबर 3। 2 यूनिट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, अगर नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करें। और सारी मैंने जितनी भी सब्जेक्ट है 7 सेमेस्टर की, सबकी मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उसे चेक कर लेना। और सारे जो लेक्चर हैं वो सीरीज वाइज डले हुए हैं, जाके आप देखना एक एक करके, तो सबको समझ में आ जाएगा। तो ऑलरेडी 2 यूनिट हम खत्म कर चुके हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। इस यूनिट में भी हमारे 3 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1 इसमें दिया है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो क्या होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके बारे में A to Z सारी चीज़ें जानेंगे। और इस चैप्टर को आज के लेक्चर में ख़त्म करेंगे। हम इसके अलग अलग ज़्यादा पार्ट नहीं बनाएंगे, इससे क्या है बहुत ज़्यादा वीडियोज हो जाती हैं और दिक्कत आती है ढूंढने में। तो एक ही बार में ये पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे और इसे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और बिल्कुल भी टफ नहीं है, जितने हमारे और भी जो सिस्टम है हमारे जो हम पहले पढ़ चुके हैं तो वो थोड़े से टफ थे, लेकिन ये उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशन से देखते हैं कि क्या होता है हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर द टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड मेडिकामेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पैचेस दैट डिलीवर ड्रग्स फॉर सिस्टमिक इफेक्ट एट द प्री डिटरमाइंड एंड कंट्रोल्ड रेट। तो ये कुछ नहीं होता है, जैसे आपके कभी लग जाती है तो आपने बैंडेज वगैरह तो लगाई होगी, ये जो स्किन पे ऐसे चिपक जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको फुलसी हो गई या आपके थोड़ा बहुत कट लग गया तो आप जो है बैंडेज वगैरह यूज करते हो, ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, पैचेस की फॉर्म में रहते हैं। तो बस इसे आपको छुटाना पड़ता है और सीधे के स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसे हम बैंडेज नहीं बोल सकते, ये उसकी तरह काम नहीं करता है। ये क्या एक अच्छा खासा ड्रग होता है इसके अंदर, ठीक है, जैसे हम चिपका देते हैं और फिर वो क्या हमारी स्किन के थ्रू क्या एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस अंतर बस इतना सा है ट्रांसडर्मल का कि इसे हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, यानी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। और भी हमने पहले ड्रग पढ़े थे तो उन्हें हमने क्या है म्यूकोसल यानी म्यूकस की मेम्ब्रेन पे हमने बॉडी के अंदर उन्हें इंसर्ट किया था। बॉडी के अंदर क्या है जो म्यूकस की मेम्ब्रेन थी, अलग अलग ऑर्गन्स पे हमने उसमें प्लांट किया था। लेकिन ये क्या है हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, बॉडी के बाहर अप्लाई करते हैं, बस इतना सा अंतर है दोनों में। और ये थोड़ा सा उनके कंपेयर में आसान भी रहेगा क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसान तरीके से हम जो इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सिंपल सा इसका फिनोमेना होता है जिसके बारे में और बात करेंगे। तो सिंपली अपने डेफिनेशन से समझ लिया कि इसे बस टॉपिकली अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या है दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो क्या है धीरे धीरे हमारी स्किन के थ्रू क्या एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका भी अपना अलग ही मैकेनिज्म है कि स्किन से कैसे एब्जॉर्ब होती है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। और इसे क्या है कंट्रोल्ड वे में क्या हम इसे दे सकते हैं, ठीक है, यानी इसमें से जो ड्रग रिलीज होता है वो कंट्रोल्ड वे में रिलीज होता है। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो रहा है। तो एक कंट्रोल्ड वे में हम क्या है पॉलीमर्स का यूज करके ड्रग को इसके अंदर फिल करते हैं और फिर स्किन पे से चिपका देते हैं। और फिर क्या है पॉलीमर में से धीरे धीरे रिलीज होता रहता है और अपना असर क्या है लंबे समय तक दे सकता है। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब धीरे धीरे हम इसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस, ठीक है, तो क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो इजी टू यूज, तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ इंसर्ट नहीं करना, बॉडी के अंदर से इम्प्लांट नहीं करना है, आपको उसके सीधे लेके और पाउच में से निकाल के सीधे से चिपकाना है। तो बड़ा आसान रहता है यूज करना। इसके अलावा अवॉइड जीआईटी एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम फॉर ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिन्हें हम क्या है मुंह से खाते हैं तो हमारे जीआईटी में जाके वो क्या अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते या फिर क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ज़्यादा एसिडिक यानी मीडियम होता है हमारे स्टमक में और जीआईटी रूट में क्या जाते ही वो क्या ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को क्या हम जो है ऐसे ट्रांसडर्मली ले सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो इसमें क्या है जीआईटी वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, यानी जीआईटी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है, ठीक है। तो हम क्या है सीधे स्किन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है, तो जीआईटी का कोई इश्यू ही नहीं होता। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा मोर इम्प्रूव्ड एंड कन्वीनियंट पेशेंट कॉम्प्लाइंस, ठीक है। तो कन्वीनियंट तो रहता ही है पेशेंट के लिए, क्योंकि ऐसे खाना नहीं है बार बार टाइम पे, क्या ऐसे टाइम टेबल के साथ ऐसे ड्रग को खाना नहीं है, यानी बार बार दवा नहीं लेनी है। तो इसमें क्या है पेशेंट कॉम्प्लेंस भी क्या अच्छा रहता है, पेशेंट क्या आसान तरीके से ले सकता है। नेक्स्ट बात करें तो रैपिड टर्मिनेशन इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर क्या है टॉक्सिसिटी होती है, ऐसे हम अप्लाई कर लें अपनी स्किन के ऊपर, और अगर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी हमें दिखाई देती है तो हम क्या है तुरंत से जो हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया, टॉक्सिसिटी होती है तो हम जल्दी से उसे हटा नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे क्या है बस आपने चिपका दिया, अगर कोई दिक्कत हुई तो आप इसे छुटा के फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा आसान है। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, तो आसान तरीके से इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है कि वही इसे करेगा, ठीक है। आप क्या है बस लाओ मार्केट से और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लो, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। और नेक्स्ट हम बात करें तो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली कम हो ही जाती है, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको नहीं लेना है, बस एक बार अप्लाई कर लिया पूरे दिन बढ़िया ड्रग निकलता रहेगा उसमें से। और एक और पॉइंट की मैं बात करूँ तो मेंटेन थेरेप्यूटिक लेवल फॉर 1 to 7 डेज, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक लेवल जो है काफ़ी टाइम तक बना रहता है, लगभग 1 से 7 दिन तक क्या है जो दवाई का असर है वो लगातार बना रहता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज होते हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होते ही होते हैं।
सबसे पहले की हम बात करें तो डेली डोज ऑफ मोर देन 10 mg इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी कम अमाउंट में ड्रग को उसमें भरा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतने बड़े साइज में हमने ड्रग को भर के अपने स्किन के ऊपर चिपका लिया। तो बहुत कम अमाउंट वाले जो ड्रग होते हैं इन्हें कम अमाउंट में देना रहता है। ऐसे ड्रग को हम क्या है ट्रांसडर्मली ले सकते हैं। तो 10 mg से ज़्यादा हम क्या है डेली डोज नहीं ले सकते, यानी इसका जो डेली डोज है वो 10 mg तक ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। दूसरा हम बात करें लोकल इरिटेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब इसे स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी इरिटेशन तो होती है, खुजली वुजली मस्ती है। ठीक है, तो इस तरह की भी इसके क्या है थोड़ी से दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ड्रग रिक्वायरिंग हाई ब्लड लेवल्स आर अनसूटेबल्स। ठीक है, तो ऐसे ड्रग अगर हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं यानी हम उसे ट्रांसडर्मली लेते हैं, जिनको क्या है हाई ब्लड लेवल की क्या ज़रूरत होती है, उन्हें क्या है ज़्यादा ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी ज़्यादा ब्लड होना चाहिए। तो इस तरह के ड्रग्स को हम जो है ट्रांसडर्मली नहीं ले सकते। इसके अलावा अनकंफर्टेबल टू बियर। ठीक है, तो अगर इसे हम लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें तो मे नॉट बी इकोनॉमिकल, थोड़े बहुत महंगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा जो एक इसका इश्यू है। और सबसे लास्ट हम बात करें तो हीट, कोल्ड, स्वेटिंग, सोबरिंग प्रिवेंट द पैच फ्रॉम स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ द स्किन फॉर मोर देन 1 डे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, आपको पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, तो ये जो स्टिकिंग है, ये जो चिपका रहता है, ये क्या छूट सकता है अपने आप। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या है डेली क्या है एक नया पैच लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये दिक्कत रहती है कि पसीना वगैरह अगर आपको ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है आपको, तो वो क्या अच्छे चिपकेगा नहीं, वो बार बार छूट जाएगा। तो इससे दिक्कत ये होगी कि आपको डेली क्या नया नया पैच लगाना पड़ेगा, यानी नया नया आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए जो आपको याद रखने हैं। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल भी इसमें टफ होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें स्किन के बारे में जो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे, स्किन की बहुत ज़्यादा जो डिटेल वीडियो है। ठीक है, तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, इससे क्या आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमारे स्किन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारी 3 जो लेयर होती है वो मेन रहती है, यानी इस ड्रग को हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारी 3 लेयरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे जो ऊपर की होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद की जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है, फिर हमारी हाइपोडर्मिस जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं, तो फिर वो हमारी तीसरी लेयर होती है। और एपिडर्मिस की हम बात करें तो ये क्या हमारे 5 अलग अलग तरह की लेयर्स में डिवाइड होती है। जिसमें सबसे पहली रहती है हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, जिसे हम हॉर्नी सेल लेयर भी बोलते हैं। फिर हमारी आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्लियर लेयर। फिर आती है हमारी स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम जिसे हम ग्रैन्युलर लेयर बोलते हैं। फिर आती है हमारी स्ट्रेटम स्पिनोसम। ठीक है, और फिर आती है हमारी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो ये आपको जो 5 जो अलग अलग टाइप की जो हमारी लेयर्स रहती है हमारी एपिडर्मिस में, तो ये उन सभी के नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसका जो पहला वाला है ये आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो हम काफ़ी बार यूज करने वाले हैं अभी आगे। चलिए थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर आपको दिख रही है ये एपिडर्मिस है। इसके बाद की ये जो लेयर आपको दिख रही है ये डर्मिस है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो सबक्यूटेनियस है। ठीक है, जैसे हम सबक्यूटेनियस फैट भी बोलते हैं। तो सबसे जो ऊपर की लेयर होती है इसमें आपको हेयर्स वगैरह भी दिखाई देते हैं। इसमें और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे हमारे पोर्स होते हैं, और पोर्स के उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं जिसमें से पसीना बाहर आता है। ठीक है, तो इस तरह की क्या है काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें आप बस स्ट्रक्चर आप देख लो क्या कौन सी जगह पे होता है। तो ये हमारा हेयर होता है, ये यहाँ पे क्या है जो हमारी सेकंड जो डर्मिस लेयर है उसके साथ जुड़ा होता है। नीचे यहाँ पे क्या है हमारी जो हेयर के बिल्कुल जस्ट बगल से आपको दिख रही है ये हमारी सवेसियस ग्लैंड है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें तो ये हमारा हेयर फॉलिकल है जो उसकी जड़ होती है। इसके अलावा हमारे स्किन में कुछ पोर्स भी होते हैं। ठीक है, और फिर हमारी स्वेट जो डक्ट होती हैं ये हमारी इसके साथ जुड़ी होती है, यानी जो पोर्स होते हैं इनमें से क्या स्वेट हमारा बाहर आता है जो पसीना होता है। इसके अलावा हमारी इसमें कैपिलरीज भी होती हैं, छोटी छोटी जो ब्लड कैपिलरी रहती हैं। और फिर हमारा जो है यहाँ पे हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं के थ्रू का जो हमारा पसीना है वो पोर से बाहर निकलता है। इसके अलावा ये जो इसकी ऊपर की लेयर है डर्मिस की, इसे हम पेपिले बोलते हैं। तो बस ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो स्किन के बारे में अब हम एक एक करके देख लेते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस आती है। तो ये हमारी आउटर लेयर होती है स्किन की, और ये हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। तो सबसे आउटर लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। बस ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा हमारी जो एपिडर्मिस होती है ये क्या हमारी जो हथेलियाँ रहती हैं। ठीक है, और हमारे जो पैर के जो नीचे जो सोल्स रहते हैं वहाँ पे थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है। बाकी हमारी पूरी बॉडी पे क्या है जो स्किन होती है वो काफ़ी पतली होती है, थिन होती है। इसके अलावा हम बात करें अपनी हथेलियों की। ठीक है, हथेलियों की या फिर क्या है नीचे जो हमारे पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पे काफ़ी मोटी रहती है।
इसके अलावा हम बात करें तो द स्ट्रेटम कॉर्नियम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम रहती है सबसे ऊपर की जो लेयर रहती है, ठीक है। तो ये लगभग हमारी 10 माइक्रोमीटर जो थिक होती है, लगभग इतनी इसकी मोटाई होती है, और विच कंजिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्टेड फ्लैट एंड डिहाइड्रेटेड केराटिनाइज सेल्स, ठीक है। और ये भी हमारी जो लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो इसमें भी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो इसमें कुछ लेयर्स होती हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट रहती हैं और कुछ हमारी फ्लैट लेयर्स रहती हैं। इसके अलावा कुछ हमारी डिहाइड्रेटेड केराटिनाइज सेल्स भी रहती हैं। इन सभी से मिलकर के हमारी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो बनी होती है। और हम एक और पॉइंट की बात करें तो केराटिन कंटेन सेल्स कॉल्ड कार्नियोसाइट्स, ठीक है। तो जो हमारा केराटिन होता है उसमें क्या कुछ हमारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्नियोसाइट्स, ठीक है। और फिर हमारी आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर फॉर्म्स परमिएबिलिटी बैरियर फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, क्योंकि ये बाहर की लेयर होती है तो ये काफ़ी सारी चीज़ों से हमें बचाती है, अलग अलग तरह के काफ़ी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी स्किन पे चिपक जाती हैं। तो इन सभी को क्या एक उनके बीच में क्या एक बैरियर का काम करती है और हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसे प्रोटेक्ट करती है, और बाकी जो बाहर की चीज़ें उन्हें बाहर ही रखती है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी ये क्या हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो वाटर कंटेंट होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम में वो लगभग 20% होता है ना। और द मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटम कॉर्नियम इज अराउंड 10% टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉफ्टनेस। तो जो हमारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है तो इसमें क्या है हमारे कुछ मॉइस्चर की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहे, है ना। तो अगर इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो ये क्या टाइट हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे क्या है इसमें क्या क्रैक्स आने लगेंगे। तो इसके लिए हमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग 10% इसमें मॉइस्चर हमेशा होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस है वो हमेशा बनी रहती है। It consists of ceramides and neutral lipids such as sterols, free fatty acids and triglycerides, ठीक है। और इसमें हमारे कोई लिपिड्स भी होते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, सिरामाइड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे कुछ एग्जांपल है स्टेरोल्स, फ्री फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन एंड बिहेव्स एज ए प्राइमरी बैरियर टू द परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम रहती है तो ये क्या एक तरह से बैरियर का काम करती है हमारी स्किन पे। और ये जो हमारी रहती है जो सबक्यूटेनियस जो कॉर्नियम रहती है ये कि हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होती है एक तरह से, ठीक है। तो एक तो ये बैरियर का काम करती है और किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन करना हो, ठीक है, ड्रग वगैरह हम लगाते हैं तो ये क्या अच्छे तरीके से उसे एब्जॉर्ब भी कर सकती है, तो उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू की। तो दिस इज अ सीट ऑफ फैट कंटेनिंग एरियोलर टिश्यू नॉन एज द सुपरफिशियल फेसिया अटैचिंग द डर्मिस टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जो हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है तो ये क्या हमारा एक तरह का फैट कंटेनिंग टिश्यू होता है। तो जो हमारे ऊपर की जो लेयर होती है डर्मिस, ठीक है, तो ये क्या ऐसे जो हमारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनसे क्या उसे कनेक्ट करके रखती हैं। तो बस इतना सा ही काम रहता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का कि जो हमारी डर्मिस रहती है उसको क्या जो अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ उसे आपस में कनेक्ट रखती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो स्किन अपेंडेजेस। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्वेट ऑफ pH 4 to 6.8 एंड एब्जॉर्ब्स ड्रग्स, सीक्रेट प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड एंटीबायोटिक्स। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल हीट, ठीक है। तो हमारे जो स्किन अपेंडेजेस रहते हैं तो इनका जो pH रहता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं ये क्या हमारे स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी स्वेट ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इनका में जो स्वेट होता है उसका जो pH होता है वो लगभग 4 से लेकर 6.8, ठीक है, इतने तक का इसका जो pH होता है। और ये क्या करते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं हमारे ड्रग्स को, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स को सीक्रेट करते हैं, लिपिड्स को भी, है ना, और एंटीबायोटिक्स को भी और एंटीबॉडीज़ को भी क्या ये सीक्रेट करते हैं। तो ये स्किन अपेंडेजेस का काम रहता है, ठीक है। और इनका मेन काम रहता है कि ये क्या हीट को कंट्रोल करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में जब हीट बढ़ने लगती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं स्वेट को क्या रिलीज करने लगते हैं, जिससे क्या हमारे अंदर की जो हीट है उसे वो बाहर निकल जाती है स्वेट के फॉर्म में। तो ये इनका मेन काम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम हेयर फॉलिकल्स की। तो हेयर फॉलिकल्स तो आप जानते हैं, तो दे हैव सेबेसियस ग्लैंड विच प्रोड्यूस सीबम एंड इंक्लूड ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड एस्क्वेलेंस, ठीक है। तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स रहते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होती है, उनका जो तला होता है जहाँ उनकी जड़ होती है तो वहाँ पे क्या सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और सेबेसियस ग्लैंड क्या करती हैं कि सीबम का प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा ग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड जो एस्क्वेलिन होती हैं इनका भी क्या ये प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, ठीक है। तो जो हमारी स्किन होती है तो उसमें से क्या जो ड्रग होता है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, क्या मैकेनिज्म रहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन रहता है थ्रू द स्किन, ठीक है, तो वो हमारा क्या है एक फॉर्मूले के द्वारा हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो कोई साइंटिस्ट थे फिक्स, उन्होंने क्या ये फॉर्मूला बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे क्या है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इसे बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा dq/dt इक्वल टू dk/c1 - c2/h, ठीक है। तो जो dq/dt वो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो d हमारा वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है,
K है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट, A है हमारा सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, H है हमारा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन और C1 माइनस C2 है हमारा कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है ये सब चीज़ें। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इसे हम एक्सप्लेन करें एक तरह से, तो अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टीशन कोफिशिएंट K। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूले ये जो K है, ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब होता है कि जो ड्रग होता है हमारा, अगर वो क्या है नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइपोफिलिक होगा नेचर में, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। यानी ड्रग हमारा जितना ज़्यादा लाइपोफिलिक होगा उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उसका जो डिफ्यूजन होगा वो भी क्या है हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ड्रग का क्या है लाइपोफिलिक होना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा यही चीज़ जो डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। इट मीन्स द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन देन एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन विल बी हाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है dQ/dt है, तो वो क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। जो हमारा A है सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा हमारी स्किन का ऊपर का जो मेम्ब्रेन का, तो उतना ही ज़्यादा क्या है ड्रग हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और उतना ही उसका जो डिफ्यूजन है वो हाई रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द ड्रग पैचेस एंड ब्लड स्ट्रीम। ठीक, तो जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन रहता है वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है ये चीज़। और सबसे हम लास्ट बात करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इफ द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज हाई देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी लो। ठीक है, तो जो हमारा जो dQ/dt है वो क्या हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी थिकनेस की मेम्ब्रेन, यानी जो हमारी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, अगर वो ज़्यादा मोटी है वो मेम्ब्रेन, तो क्या होगा जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा थिकनेस उतना कम हमारा जो डिफ्यूजन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो क्या हमारा dQ/dt जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H है। तो बस आपको ये लाइन से याद रखनी है जो हमारे फॉर्मूले को डिफाइन कर रही है। चलिए अब बात करते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन। ठीक है, तो जो हमारा ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है थ्रू द स्किन, तो उसका रूट क्या गया, तो दो रूट होते हैं हमारे बेसिकली। एक होता है हमारा ट्रांस फॉलिकल रूट जिसे हम हेयर फॉलिकल रूट भी बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा ट्रांस एपिडर्मल रूट जिसे हम थ्रू द स्किन भी बोलते हैं। तो जो हमारी स्किन होती है उसमें दो चीज़ें ऊपर होती हैं। ठीक है, एक तो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी जो हमारे हेयर्स होते हैं, तो उनमें क्या है साइड में छोटे छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं। तो ड्रग क्या है उनके थ्रू जो है जो हमारे उसमें जो छोटे छोटे पोर्स हैं जो हेयर फॉलिकल्स के आसपास, ठीक है, तो उनसे होके क्या है हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें पहुंचता है। यानी इस तरह का अगर कोई छेद है तो जो ड्रग है वो इस तरह से होता हुआ जाएगा और क्या है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें पहुंच जाएगा। दूसरा हमारा रहता है ट्रांस एपिडर्मल रूट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जो हमारी जो स्किन की अलग अलग लेयर्स रहती हैं, ये ड्रग हमारा क्या है उन सभी से एब्जॉर्ब होता हुआ उन्हें क्रॉस करता हुआ हमारी ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। तो ये हमारे दो रूट रहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इस डायग्राम को मॉडिफाई करके बनाया है। तो इसमें आप जो देख रहे हैं ना स्किन यानी एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं इन्हें आप थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं कौन सी क्या चीज़ है। और इसमें भी हम एक छोटे पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा, जिसमें हमारा एक्वस होता है, फैटी एसिड होते हैं और हमारा सीरेमाइड होता है, लिपिड्स होते हैं हमारे, है ना, और कोलेस्ट्रॉल सल्फेट होते हैं। तो ये सब क्या है इसके अंदर के छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो हमने जूम करके दिखाए जो आपको देखने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम अगर एक लेयर को जो अगर जूम आउट करते हैं तो वो अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है, जिसमें हमारे केराटिन होते हैं और मिनिमल लिपिड्स होते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो दोनों तरह के मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ट्रांस फॉलिकल रूट। तो इसका जो फंक्शन रहता है वो लगभग 0.1% रहता है कि अगर हम ड्रग देते हैं तो बस ये जो रूट है हमारा उसमें से केवल 0.1% ही हमारा जो ड्रग है वो इसमें से एब्जॉर्ब होगा। बाकी हमारा जो पूरा जो 99.9 जो हमारा परसेंटेज है ड्रग का वो हमारा क्या है स्किन के थ्रू होगा। इस रूट से क्या है केवल 0.1% ही इसमें से एब्जॉर्ब होता है। सेकंड हम बात करें तो ह्यूमन स्किन कंटेन्स 40 to 70 हेयर फॉलिकल्स, 200 to 250 स्वेट ग्लैंड्स। तो अगर हम ह्यूमन स्किन के अगर हम पर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का अगर हम एरिया देखें तो उसमें लगभग 40 से 70 जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं और 200 से 250 तक उसमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं अगर हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को देखें स्किन के। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें तो मेनली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है डिफ्यूज फास्टर थ्रू द अपेंडेजेस देन डेट द अदर लेयर्स। तो जो हमारे वाटर जो सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं तो वो इस रूट के थ्रू काफ़ी तेज़ी से जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर हम अदर्स लेयर के जो कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस रूट से क्या काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे जो ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं अगर वो वाटर सॉल्युबल है नेचर में। नेक्स्ट हम बात करें तो जो स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स एक्ट एज अ शंट दैट इज इजी पाथवे फॉर डिफ्यूजन थ्रू रेट
लिमिटिंग स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड रहती हैं तो वो क्या करती हैं, एक संट की तरह काम करती हैं, और संट की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर की जो लेयर रहती है तो उसमें से बड़े आसान तरीके से जो ड्रग है हमारा जो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये चीज़ जो है, इसके कुछ फ़ायदे हैं इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांस एपिडर्मल रूट की। ठीक है, तो पहला आपने ट्रांस फॉलिकल देख लिया जिसमें हेयर होता है, हेयर के साइड में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, और उसके थ्रू हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होता है। केवल 0.1% ड्रग ही क्या इससे एब्जॉर्ब होता है। सेकंड आता है हमारा ट्रांस एपिडर्मल जो कि स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसमें हम देखते हैं क्या कुछ है। तो एपिडर्मल वेरियर फंक्शंस मेनली रिसाइड्स इन हॉर्नी लेयर। तो बात करें हम जो हमारी एपिडर्मल जो बैरियर होती है, ठीक है, तो वो एक तरह से बैरियर की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो इतने आसान तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा हमारे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रो ड्रग्स होते हैं, तो उन्हें एक्टिवेट करने का काम और उन्हें इनएक्टिव करने का जो काम रहता है, तो ये भी हमारी क्या है जो लेयर है वो इस तरह से जो कर सकती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारे जो डर्मल लेयर होती है उसमें क्या काफ़ी सारी उसमें कैपिलरीज होती है, तो ड्रग का जो रेजिडेंस टाइम है वो काफ़ी कम होता है, यानी लगभग इसे 1 मिनट मान सकते हैं। तो अगर ड्रग एब्जॉर्ब होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिलरी होती है, तो ड्रग क्या बहुत जल्दी उसमें से क्या एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ड्रग का जो रेजिडेंस टाइम है उसमें ड्रग को काफ़ी टाइम तक रहना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। लगभग 1 मिनट तक ही उसमें ड्रग जो है रुक सकता है, उसके बाद क्या है वो तुरंत उसमें से निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो विद इन स्ट्रेटम कॉर्नियम मॉलिक्यूल में पेनेट्रेट आइदर ट्रांससेलुलरली और इंट्रासेलुलर। तो जो हमारे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होते हैं उसमें दोनों चीज़ें पेनेट्रेट रहती है, हेयर फॉलिकल वाला रूट भी रहता है, और जो हमारा इंटरसेलुलर और ट्रांससेलुलर दोनों तरह के उसमें रूट रहते हैं। तो जो हमारे ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो दोनों जो हमारे जो रूट होते हैं दोनों के थ्रू क्या एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर तो दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट है। तो जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो जो दोनों रूट हैं उनके थ्रू क्या है जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो पेनेट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। सबसे लास्ट हम बात करें तो इंट्रासेलुलर रीजन इज फिल्ड विद लिपिड रिच एमॉर्फस मटेरियल। तो ये हमारा इंट्रासेलुलर रीजन होता है तो क्या हमारा लिपिड रिच एमॉर्फस जो मटेरियल होता है उनसे क्या फिल्ड रहता है हमारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे ड्रग का जो नेचर अगर वो लिपिड ज़्यादा होगा यानी लाइपोफिलिक होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो हाई रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है लिपिड जो एमॉर्फस मटेरियल होता है, ठीक है, जो स्किन होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ड्रग भी अगर इसी नेचर का होगा तो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम कुछ फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब है कि जो हमारा परमेशन हो रहा है स्किन के थ्रू, ठीक है, जो ड्रग है हमारा वो स्किन को क्रॉस करके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे अफेक्ट कर सकते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो हमारा जो ड्रग पार्टिकल है, जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल है, तो वो क्या है मतलब कौन कौन से जो फैक्टर हैं उसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होता है ड्रग का, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कैसा है। ठीक है, तो अगर उसका ये सॉल्युबिलिटी वगैरह अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्युबिलिटी उसकी ख़राब होती है, पार्टीशन कोफिशिएंट उसका ख़राब होता है, तो उस केस में क्या है जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं होगा। उसके अलावा उसकी पीएच कंडीशन, उसका जो पेनिट्रेंट जो कंसंट्रेशन है, इनमें से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो क्या हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं होगा। सेकंड बात करें तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ड्रग की हमने जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वो देख ली है कि ड्रग को क्या इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है वो उसे अफेक्ट कर सकती हैं, यानी ये रीजन्स उसे अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, कि ड्रग को जो हमने बंद किया है किसी भी पॉलीमर वगैरह में, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल्ड वे में रिलीज हो। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उसे अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा रिलीज कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या रिलीज किस तरह से हो रहा है, ड्रग है हमारा, ठीक है, जल्दी हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है अफेक्ट कर सकती है उसे। नेक्स्ट हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, जो हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया है, जो चीज़ हमने यूज की है, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो परमिएशन एनहेंसर यूज। ठीक है, तो जो हमने परमिएशन एनहेंसर यूज किए हैं ताकि जो पेनिट्रेशन की जो पावर है ड्रग मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो उसमें क्या है कौन कौन से एनहेंसर यूज किए हैं। ठीक है, तो अगर हमने कोई ढंग के एनहेंसर यूज नहीं किए तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो फैक्टर हैं ये भी कैसे अफेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ स्किन। तो हमने दोनों के बारे में बात कर ली, हमने ड्रग के बारे में बात कर ली। इसके अलावा हमने जो उसका जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो हमने पॉलीमर्स वगैरह यूज किए हैं, परमिएशन एनहेंसर यूज किए हैं, बाकी सारी चीज़ें यूज की, उनके बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन सी चीज़ें जो उन्हें अफेक्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं जो स्किन की जो फिजियोलॉजिकल और जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसके बारे में। तो हमारी जो स्किन पे जो लिपिड की फिल्म है, ठीक है, तो वो कैसी है, ठीक है, तो वो चीज़ भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो सही से नहीं होगा।
उसके अलावा स्किन का हाइड्रेशन कैसा है, स्किन टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है, वो कैसा है। उसके अलावा पैथोलॉजिकल इंजरी टू द स्किन, तो कोई किसी तरह की कोई इंजरी तो नहीं है स्किन के ऊपर, ठीक है। स्किन का टेम्परेचर कैसा है, उसके अलावा हाइड्रेशन कैसा है स्किन का। तो ये सारी चीज़ें क्या है फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इनमें से प्रॉपर नहीं होगी तो क्या है ड्रग का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा और वो अपना काम नहीं करेगा। सबसे लास्ट हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो स्किन एज के, ठीक है, तो स्किन की एज कितनी है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा बूढ़े बड़े लोग होते हैं तो उन पे क्या है सही से काम नहीं करता, क्योंकि उनकी स्किन क्या थोड़ी सी सिकुड़ी हुई होती है, ठीक है, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनके जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, उनके जो पोर्स हैं स्किन के वो क्या सही से खुले नहीं होते। या फिर बच्चों में क्या है, बच्चों में भी सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है स्किन का, तो उसमें भी क्या है काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन जो यंग एज में जो पीपल रहते हैं, ठीक है, तो उनकी स्किन का जो सरफेस एरिया वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, थिकनेस वगैरह भी सही होती है, तो उनके ऊपर अच्छे से काम करती है। और इसके अलावा थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटम कोर्नियम, ठीक है, तो थिकनेस उसकी कितनी है, ठीक है, सही है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा मोटी होगी तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन वो सही से नहीं होगा। इसके अलावा स्किन की कंडीशन कैसी है, तो ये सभी चीज़ें क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो ये सब प्रॉपर होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ TDDS डिवाइस इंक्लूड। तो जो हम TDDS जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं, यानी जो हम डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक पॉलीमर का मैट्रिक्स होता है, उसमें हमारा ड्रग होता है, ठीक है, और फिर उसके अलावा जो परमेशन एनहेंसर यूज करते हैं, इसके अलावा हमारे कुछ अदर एक्सिपिएंट्स हैं उन्हें भी हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करें तो 4 चीज़ों से मिलकर हमारी जो पूरा जो पैच है ड्रग का वो बना होता है हमारा, ठीक है। तो जैसे हम इसमें एक थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं, इसमें कि सबसे ऊपर पैच होता है, ठीक है, उसे हम चिपका देते हैं तो हमारी एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसके ऊपर अपना ड्रग छोड़ता है, उसमें से पेनिट्रेट करके ड्रग हमारा डर्मिस पे पहुंचता है, उसे पेनिट्रेट करके हमारा जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं उनमें क्या है अंदर डिफ्यूज हो जाता है, उनमें क्या है जो हमारी मेन ब्लड वेसल्स है उसमें अंदर पहुँच जाता है। तो ये चीज़ क्या है आपको ध्यान रखनी है। कंपोनेंट में हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स की। तो इसमें मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं हम, रिजर्वर का यूज नहीं करते, क्योंकि रिजर्वर क्या है एकदम से फटता है और ड्रग क्या एकदम से रिलीज हो जाता है उसमें। हम क्या यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे ताकि क्या कंट्रोल्ड वे में क्या ड्रग हमारा रिलीज होता रहे, यानी एक एक करके उसके जो उसके सेक्शन है वो धीरे धीरे कटेंगे और धीरे करके ड्रग उसमें से रिलीज होगा एक एक करके। तो हम क्या है पॉलीमर का मैट्रिक्स यूज करते हैं। अब पॉलीमर होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इन सभी के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। यहाँ पे कौन कौन से पॉलीमर यूज होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर्स में हमारे क्या नेचुरल वे पे, यानी कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो हमारे नेचुरल पॉलीमर हो गए, ठीक है। तो उसमें आते हैं हमारे सेलुलर डेरिवेटिव, जीन, जिलेटिन, सेलेक, वैक्सेज, प्रोटीन्स, गम्स और उनके कुछ डेरिवेटिव जो हम गम से ही बनाते हैं, और उसके अलावा नेचुरल रबर, ठीक है, और उसके अलावा स्टार्च। ये हमारे नेचुरल पॉलीमर हो गए जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। सेकंड बात करें तो सिंथेटिक इलास्टोमर्स आते हैं, जैसे हमारा पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन रबर और पॉलीसिलिकॉन, ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन रबर, नाइट्राइल ब्यूटाइल रबर, ठीक है। तो ये हमारे को सिंथेटिक इलास्टोमर्स है जो कि हम यूज करते हैं। और सबसे लास्ट हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं, जैसे पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएमाइड, ठीक है, और पॉलीयूरिया, एपॉक्सी। तो ये हमारे को सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। तो इतने तरह के जो पॉलीमर होते हैं वो हम यूज करते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो अलग अलग तरह के होते हैं, इनमें से क्या है ड्रग के हिसाब से अब जो भी हम जो डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम जो इसमें से पॉलीमर यूज करेंगे, जैसा हमें इफेक्ट चाहिए उस हिसाब का हम पॉलीमर यूज करते हैं। तो पॉलीमर बेसिकली वैसे तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि पॉलीमर क्या है ड्रग का रिलीज होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आज यानी क्या है ड्रग का रिलीज है वो एकदम से नहीं होता है, वो क्या है स्लोली क्या है जो हमारा पॉलीमर होता है वो ड्रग को रिलीज करता है। तो ये हमारा बेसिक सा काम होता है पॉलीमर्स का। चलिए अब ड्रग की हम बात करते हैं। तो ड्रग के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ड्रग क्या है हमारा जो ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा 1000 डेल्टन से क्या है कम होना चाहिए या लगभग उतना ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लाइपोफ्लेक और हाइड्रोफ्लेक दोनों होना चाहिए नेचर में, यानी दोनों तरह का क्या है उसका नेचर होना चाहिए। और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा पोटेंट होना चाहिए, उसकी जो ऑफ लाइफ है वो शॉर्ट होनी चाहिए। और नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, किसी तरह का इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए। और इस तरह का हमें ड्रग को यूज करना है। थर्ड हमारे आते हैं परमिशन एनहेंसर। तो इनका सिंपल सा काम रहता है कि हमारी स्किन रहती है वो क्या एक तरह से बैरियर का काम करती है। कोई भी चीज़ क्या है उसके अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, यानी जो कोई भी चीज़ उसे अगर पेनिट्रेट करके अंदर उसे जाना है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। स्किन क्या है एक तरह से बैरियर का काम करती है। तो क्या है जो ड्रग होता है जो हम चिपकाते हैं ऊपर स्किन पे, तो ड्रग होता है तो वो भी क्या है हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ड्रग क्या है स्किन को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसके अंदर नहीं जा पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि परमिशन एनहेंसर्स का यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं
ड्रग को क्या है, ड्रग के साथ हम उन्हें मिक्स करके जो उसमें पैच में बंद कर देते हैं, और फिर वो क्या है, जो ड्रग की जो परमेशन जो रेट होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और वो क्या है, जो ड्रग होते हैं हमारे वो आसान तरीके से पेनिट्रेट करके स्किन को और हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का इनका काम रहता है। सिंपल आप जो इसमें से पढ़ लेना थ्योरी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे हमारा वाटर होता है, फैटी एसिड रहते हैं, एल्कोहल्स रहते हैं, ग्लाइकोल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं, टर्पीन्स और उसके डेरिवेटिव्स है ना, सल्फोक्साइड्स लाइक DMSO, और फिर हमारे उसके डेरिवेटिव्स आते हैं, और यूरिया और सर्फेक्टेंट। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, ये हमारे परमेशन एनहेंसर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ड्रग को क्या है, स्किन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे परमेशन एनहेंसर, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, कुछ हमारे अदर एक्सिपिएंट रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे क्लोरोफॉर्म, मीथेनॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपेनॉल, डाइक्रोमीथेन, ठीक है। तो इन्हें हम यूज करते हैं कि जो हमारे ड्रग का जो हम रिजर्वायर बनाते हैं, तो उसे बनाने के लिए हम क्या इन चीज़ों को यूज करते हैं। इसके अलावा हम कुछ प्लास्टिसाइजर्स को भी यूज करते हैं। प्लास्टिसाइजर्स का मतलब होता है कि वो ड्रग को क्या थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, उसे थोड़ा सा कड़क बना देते हैं। तो उसके लिए हम डाइब्यूटाइल थैलेट, ठीक है, इसके अलावा ट्राईएथाइल साइट्रेट है ना, और पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इस तरह की हम चीज़ों को ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसडर्मल का जो पैच रहता है, यानी हम पैच तैयार करते हैं, तो उसके अंदर जो ड्रग होता है वो थोड़ा सा क्या है, टाइट हो जाता है, उसकी जो प्लास्टिसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरह के हम अदर जो एक्सिपेंट होते हैं वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ TDDS, ठीक है। तो कौन कौन सी अप्रोचेस रहती हैं हम जो TDDS को डिजाइन करते हैं, यानी कितने तरह के रहते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पॉलीमर मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल्ड TDDS। तो इस तरह का जो हमारा फॉर्मुलेशन रहता है हमारा, तो इसमें होता क्या है कि जो ड्रग का जो रिजर्वायर रहता है वो हमारी दो चीज़ों के बीच में क्या है, एम्बेडेड रहता है, ठीक है। एक तो हमारी बैकिंग लेयर होती है, एक हमारी रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रहती है। तो उन दोनों के बीच में क्या हमारा ड्रग जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनके बीच में लगा हुआ होता है। तो उसे मैं आपको अभी डायग्राम से समझा देता हूँ, एक मिनट। तो मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ तो आपके ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, यानी जो हम पहला जो मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका ये डायग्राम है। तो देख रहे हैं आपके यहाँ जो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हमारी इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जैसे हम बैकिंग लेयर भी बोलते हैं। दूसरी हमारी इसके बाद जो अंदर चीज़ है वो हमारा ड्रग रिजर्वायर है, ड्रग इसके अंदर भरा हुआ है, ब्लू ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन आएगी, और ये हमारी पॉलीमर है, यानी हमारा पॉलीमर है वही हमारा क्या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन का काम करेगा। तो ये हमारी वो वाली लेयर है। और सबसे लास्ट में हमारी एडेसिव आती है, जो क्या चिपक जाएगी हमारी स्किन से। तो बड़ा आसान सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। आपको बस एक एक करके लेयर्स के बारे में लिखना है। यानी सबसे पहली लेयर हमारी इम्परमेबल मेम्ब्रेन होगी, जो क्या ऊपर की लेयर है सबसे। जब हम चिपका देंगे तो सबसे ऊपर ये वाली लेयर दिखेगी। इसके अंदर क्या हमारा ड्रग रिजर्वर होगा, ड्रग इसके अंदर भरा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉलीमर होगा, जो क्या है पॉलीमर ही हमारा क्या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। यानी ड्रग क्या है इसी में से जो है धीरे धीरे रिलीज होगा और कंट्रोल्ड वे में रिलीज होगा। और सबसे लास्ट लेयर हमारी एडेसिव की है, जो कि चिपक जाएगी हमारी स्किन के ऊपर। तो बस यही चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं, और इसी तरह से आपको जो है लिखना है। तो बड़ा आसान तरीका है, जब आप रीड करोगे तो बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। सेकंड आता है हमारा एडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS, ठीक है। तो सबसे पहला जो था इसमें क्या था कि जो हमारा पॉलीमर था वही हमारा क्या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारा है इसमें क्या है, जो हमारा एडेसिव है, जैसे इसमें जो एडेसिव है तो यही हमारा क्या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा पॉलीमर नहीं है, इसमें क्या है जो हमारा एडेसिव है वही हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल्ड, यानी क्या डिफ्यूजन को कंट्रोल करेगा, यानी रेट को क्या कंट्रोल करेगा। तो देखते हैं इसके डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि डायग्राम आप देख लोगे तो आप डायग्राम देख के जो थ्योरी वैसे ही लिख दोगे, अलग से कुछ आपको नहीं लिखना रहता है, ठीक है। बस आप डायग्राम देखो, थ्योरी उसमें से बना के लिख दो, ठीक है। तो बड़ा आसान रहता है। तो ये हमारा एडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर की जो लेयर रहती है वो ड्रग इम्परमेबल होती है, यानी सबसे ऊपर की लेयर ये होती है। इसमें जो सेकंड आती है वो हमारी एडेसिव की लेयर होती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ड्रग रिजर्वायर है, ड्रग यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। और सबसे लास्ट की जो लेयर आपको ग्रीन कलर की दिखे वो रेट कंट्रोलिंग एडेसिव लेयर होती है। तो बस इसलिए आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर की जो लेयर है हमारी ड्रग इम्परमेबल लेयर है, ठीक है, जो कि इम्परमेबल है, यानी सबसे ऊपर की जो लेयर है। सेकंड है हमारी एडेसिव की लेयर, ठीक है। तो जो हमारी इम्परमेबल मेम्ब्रेन है उससे क्या हमारे ड्रग रिजर्वायर को ही आपस में चिपका के रखती है, जो एडेसिव की लेयर होती है। इसके अलावा सबसे लास्ट की लेयर होती है वो हमारी एडेसिव की लेयर तो होती है, साथ में ये क्या करती है रेट को कंट्रोल करती है, ठीक है, यानी डिफ्यूजन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये क्या चिपक भी जाएगी। इसके अलावा क्या ड्रग का जो डिफ्यूजन होता है उसको भी ये कंट्रोल कर सकती है। तो बस इतना सा अंतर है पहले वाले में और दूसरे वाले में, कि पहले वाले में जो पॉलीमर था वही हमारा रेट कंट्रोलिंग जो मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा था, लेकिन इसमें हमारा जो क्या एडेसिव हमारा जो है वो हमारा काम कर रहा है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की तरह।
तो बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS। तो ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए ये वाला जो मेथड है इसे भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। थ्योरी बिल्कुल आसान है कि ड्रग इज डिस्पर्स्ड होमोजीनियसली इन हाइड्रोफ्लिक और लाइपोफ्लिक पॉलीमर मैट्रिक्स। तो इसमें हम पॉलीमर मैट्रिक्स का यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। इसके अलावा क्या, और इसके अलावा जो ड्रग रहता है, ठीक है, तो उसमें जो पॉलीमर होता है वो क्या एक डिस्क की तरह उसमें कंटेन रहता है ना। तो बस बिल्कुल आसान तरीका है, ऐसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो बिल्कुल आसान तरीका समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हमारी ड्रग इम्परमेबल प्लास्टिक बैकिंग है, ठीक है। जो सबसे ऊपर की लेयर है, हम चिपका देंगे तो सबसे ऊपर दिखती है, ये वो वाली लेयर है। इसके बाद जो सेकंड है वो हमारी एब्जॉर्बेंट पैड। इसके बाद की जो लेयर देख रहे हैं हमारी ऑक्लूसिव बेस प्लेट है, ठीक है। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे एडिसिव रेम है, ठीक है, दोनों साइड का एडिसिव लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे बीच में का ड्रग रिजर्वोयर है, और ये क्या एक पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर बंद है। अब इसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल से, कि जो सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, वो तो हमारी इम्परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, यानी इम्परमेबल बैकिंग लेयर होगी, और वो क्या हमारी प्लास्टिक की है, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर की लेयर होगी जो ऊपर दिखेगी। इसके बाद हमारे एब्जॉर्बेंट पैड है, ठीक है, और इसके बाद हमारे क्या है ऑक्लूसिव बेस प्लेट है, ठीक है, जिसका आपको ध्यान रखना है। और साइड में एडेसिव लगे हुए हैं, और इसके अंदर क्या है ये ड्रग है जो कि एक पॉलीमर के अंदर बंद है। तो ये एडेसिव क्या है स्किन से साइड में दोनों तरफ चिपक जाएंगे, और जो ड्रग है, ड्रग पॉलीमर है, वो क्या हमारी स्किन से बिल्कुल चिपक जाएगा अच्छे तरीके से। और फिर हमारा जो पॉलीमर है वो धीरे धीरे करके हटेगा, ड्रग इसमें से धीरे धीरे रिलीज होगा, और हमारी स्किन को क्या पेनिट्रेट करके हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुँच जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसके बाद पार्ट आपको बस डिजाइन को बस जो है याद रखना है आपको, कौन से में पॉलीमर का यूज़ कर रहे हैं, कौन से में पॉलीमर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बस डिजाइन के हिसाब से क्या इन सभी को जो अलग अलग डिजाइन किया गया है, तो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और सबसे लास्ट हमारा रहता है माइक्रो रिजर्वोयर कंट्रोल TDDS। तो इसे भी हम क्या बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये भी हमारा पिछले वाले की तरह ही है। तो सबसे ऊपर क्या हमारा एडिसिव फॉर्म का पैड रहता है, और इसके बाद जो लेयर आपको ग्रीन कलर की एडेसिव रेम है, ये क्या चिपक जाती है, और इनके बीच में क्या है ऑक्लूसिव बेस प्लेट है, और सबसे नीचे क्या हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स है। और ये जो सबसे ऊपर जो बाहर की लेयर है, इसके जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये तो हमारा क्या है माइक्रोस्कोपिक ड्रग रिजर्वोयर है, ठीक है। और इसके जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, वो हमारी पॉलीमर मैट्रिक्स है। तो बस इतने से पार्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बाकी जो थ्योरी में लिखा क्या रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ, कि बस सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हमारे एडिसिव पैड है। उसके अलावा हमारे क्या जो मेडिसिन रहती है, ठीक है, वो हमारी सबसे नीचे की लेयर में, और वो क्या है पॉलीमर से एनक्लोज रहती है, पॉलीमर मैट्रिक्स में बंद रहती है। तो बस इस तरह से क्या थ्योरी बना के आपको लिखनी रहती है। और यहाँ पे समझने वाली बात ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आप डायग्राम को देखोगे तो जो डायग्राम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही हमारी थ्योरी में लिखी हुई हैं। तो बस आपको एक एक बार रीड करनी है। थ्योरेटिकल पोर्सन है तो मुझे क्या पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बार बार, बस मैं आपको समझा देता हूँ ब्रीफ में तो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या टाइम भी कम लगता है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 3 का, ये हमारा फिनिश हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं बचा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब मैंने आपको बता दी है। बस आपको बेसिक पॉइंट याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सी चीज़ क्या होती है फॉर्मुलेशन में, तो बस वो आपको याद रखनी है, और उनके डिजाइंस वगैरह को याद रखना है। तो बस हमारे ये चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। कोई भी आपके मन में डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। तो अब हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो यूनिट 3 इसकी खत्म हो जाएगी, तभी हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 चैप्टर और बचे, उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो यूनिट 3 जो है पूरी खत्म हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।